हेलो एवरीवन। एमपीएसआई 2022 के लिए मैथ्स का ये है पार्ट 7 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या सबसे छोटा भिन्न हमें बताना है इन चारों में से। तो पहला तरीका तो ये है कि इन सभी को हम डिवाइड कर लें और जिसमें सबसे छोटा मिलेगा वो छोटा फ्रैक्शन या भिन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर बड़े बड़े हैं, 33 हो गया, इनको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, इसलिए दूसरे तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दो नंबर में देख लेते हैं 8/15 और 14/33 को कंपेयर करके कि कौन सा छोटा है। 18/15 और 14/33, इसके लिए इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 33 में और 14 का 15 में। तो 8 का 33 में करेंगे, 8 3 24, 24 और 26, 264 मिला 8 का। जो ऊपर वाला नंबर है उसका हम फ्रैक्शन मानेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 33 में किया तो इसको हम 8/15 के लिए मानेंगे। अब 14 का 15 में तो 60 की 0 और 15 और 6 21, 210। 14 का 15 में किया 210 मिला, तो इसे हम इस वाले फ्रैक्शन या भिन्न के लिए मानेंगे। अब इन दोनों नंबर में हम चेक करेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। इन दोनों में छोटा है 210 और 264 बड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन या भिन्न बड़ा हो जाएगा। 8/15 बड़ा है 14/33 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें एक छोटा देखना है, बड़ा नहीं। छोटा हो जाएगा 14/33 क्योंकि 210 छोटा था। अब 14/33 को हम कंपेयर करेंगे दूसरे नंबर 7/13 से। 14/33 और 7/13, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 13 में, 52 की 2 और 5 18, 182। अब 7 का 33 में तो 21, 22 23, 231। इन दोनों में चेक करेंगे छोटा कौन सा है। छोटा है 182 और बड़ा है 231, तो 7/13 वाला फ्रैक्शन या भिन्न बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 14/33, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब 14/33 में से हम 14/33 और 11/13 इन दोनों में चेक करेंगे कि छोटा कौन सा है, और 11/13 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का 13 में अभी किया था तो 182 मिला था, 182 और 11 का 33 में तो 33 की 3, 33 और 3 36, 363। इन दोनों में चेक करेंगे छोटा बड़ा, ये बड़ा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें छोटा देखना है। 182 नंबर छोटा है तो इसका फ्रैक्शन या भिन्न छोटा हो जाएगा 14/33, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि इन फ्रैक्शन के हम डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर कितना है। 8 और 15 में, 14 और 33 में, 7 और 13 में, 11 और 13 में। तो 8/15 इन दोनों में अंतर चेक करेंगे, कितने का अंतर है। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 का। दूसरा फ्रैक्शन या भिन्न है 14/33, 33 में से 14 माइनस करेंगे, कितने का अंतर 9 और 2 में से 1 माइनस तो 1, 19 का अंतर है। अगला है 7/13, इन दोनों में अंतर है 6 का। और अगला है 11/13, इनमें अंतर है 2 का। तो यहाँ पर जिसमें अंतर सबसे छोटा मिला है वो वाला फ्रैक्शन या भिन्न बड़ा हो जाएगा, और जिसमें अंतर बड़ा मिला है वो फ्रैक्शन या भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा अंतर 19 है, इसका मतलब 14/33 सबसे छोटा होगा, आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर रेशो दिया गया है प्रेजेंट एज का वर्तमान आयु का रोहित और मोहित का 2:3, और रोहित 20 ईयर्स का 20 वर्ष का हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु बतानी है मोहित की। यहाँ पर रोहित और मोहित हैं, इनका प्रेजेंट एज का रेशो हो गया 2:3, ये हो गया वर्तमान आयु का रेशो। अब रोहित 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष का हो जाएगा 8 वर्ष के बाद, 20 का होगा 20 ईयर्स का, 8 साल के बाद 8 वर्ष के बाद। तो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कितने का होगा, 8 माइनस कर दें हम 12 का, तो रोहित अभी वर्तमान में हो गया 12 वर्ष का।
रोहित 20 का था लेकिन 8 साल पहले, तो अभी कितने का हो जाएगा? 12 का। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 12। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार, यहां से मिला 1 इक्वल टू 6। और मोहित की वर्तमान आयु बतानी है तो 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 इक्वल टू 6 है तो 3 इक्वल टू निकाल सकते हैं इन दोनों में 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 6 18। तो मोहित की एज आ गई 18 ईयर्स। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से अ मैन एंड अ वुमेन, एक मैन और एक वुमेन को चुना जा सकता है 10 मैन और 8 वुमेन में से। 10 पुरुष और 8 महिलाओं में से एक पुरुष और एक महिला को हमें चुनना है। अब यहाँ पर चुनने का बोला है तो चुनने के लिए या सिलेक्शन के लिए हम सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन का। 10 मैन है यहाँ पर और 10 मैन में से हमें एक मैन को सिलेक्ट करना है। उसी तरह से 8 वुमेन है, 8 वुमेन में से हमें एक वुमेन को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए हम सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। पी मतलब परम्यूटेशन या क्रमचय, इसका फॉर्मूला होता है NPR। जब भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट करना हो तो हम ये पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्रमचय का या परम्यूटेशन का। लेकिन जब कभी सिलेक्शन हो या किसी चीज में से किसी को चुनना हो तो हम सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन संचय का। ये हो गया क्रमचय और ये संचय NCR। इसका मतलब n में से हमें r को सिलेक्ट करना है, r को चुनना है। तो यहाँ पर हमें 10 मैन में से एक मैन को सिलेक्ट करना है। तो टोटल कितने हैं? 10। तो n की जगह पर 10 आएगा। 10C और कितने सिलेक्ट करना है? एक। तो 10C1। 10 में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर और लिखा हुआ है मतलब एंड। जब भी कभी एंड या फिर हिंदी का और लिखा हो तो हम इनटू का साइन लगाते हैं। और जब और या फिर हिंदी का या लिखा हो तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर एंड लिखा है या फिर और, तो फिर हम बीच में इनटू का साइन लगाएंगे। और अगर या बोला गया होता या फिर ये और, तो फिर हम प्लस का साइन लगाते। 10C1 मैन हमने सेलेक्ट कर लिए। अब वुमेन सेलेक्ट करेंगे। टोटल वुमेन है 8, तो 8 ऊपर। सी कितनी सेलेक्ट करनी है? वुमेन एक सेलेक्ट करनी है। 10 में से एक मैन और 8 में से एक वुमेन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम 10 को लिखेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पर 10C1 है, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करते हुए हमें एक बार खोलना है। तो 1 है तो 10 का 10 ही आएगा। इसके बाद इनटू, उसी तरह से हम 8 को एक बार खोलेंगे इनटू में, तो 1 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा एक ही बार। और डिवाइड में ये 1 लिखेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं। 10 इंटू 8 80। 80 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सेकंड। जैसे यहाँ पर 10C1 की जगह पर 10C3 होता तो हम 10 को 3 बार तक खोलते इनटू में। तो 10 को 3 बार लिखेंगे हम। 10 इंटू 9 इंटू 8। मल्टीप्लाई में इनटू में एक एक माइनस करते हुए हम 3 संख्या लिखते हैं। तो 1 2 3 3 हो गई। 10 9 और 8 एक एक माइनस करते हुए, और डिवाइड में हम इस 3 को पूरा लिखेंगे 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, या फिर हम फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक इस तरह से, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, दूसरा इस तरह से, ये भी फैक्टोरियल है। दोनों फैक्टोरियल के ही साइन है। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। n और r का जो अंतर होगा वो हम लिखेंगे, और इनटू में फैक्टोरियल r। और यही फॉर्मूला अगर हम यहां पर लगाएं तो ये NCR फॉर्मूला हम इसमें लगाएं तो सॉल्व करेंगे। 10C1 है, पहले 10C1 में हम लगा रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल n। जो ऊपर होता है वो फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब 10C1 में से हमें फैक्टोरियल 10 लिखना पड़ेगा। फैक्टोरियल 10। अब डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस r। तो n माइनस r मतलब n और r। 10 माइनस 1 9 हो जाएंगे। 9 फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल r क्या है? 1। तो इनटू में 1। इसके बाद इनटू, अब इस 8C1 में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। फैक्टोरियल n होता है, n मतलब ऊपर वाला नंबर,
तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल 7, फिर इनटू में ही फैक्टोरियल r, और r कितना है यहाँ पर 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी कोई नंबर फैक्टोरियल में लिखा होता है उसका मतलब होता है वह नंबर पूरा 1 तक और इनटू में। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3, एक एक नंबर माइनस करते हुए 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, और इनटू में लिखते जाते हैं हम 1 तक। ये हो गया फैक्टोरियल 4। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 की जगह पर अगर हम केवल 4 बाहर निकाल लें और इस 3 to 1 की जगह पर हम फैक्टोरियल 3 लिख दें, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 नंबर 1 तक जाएगा इनटू होते हुए, मतलब इतना पूरा ही। उसी तरह से हम इस 10 फैक्टोरियल की जगह पर 10 बाहर निकाल के अंदर हम फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। यह सिंपल है कि 10 में से एक माइनस करके हम फैक्टोरियल के अंदर लिख लें और 10 को बाहर निकाल लें। डिवाइड में फैक्टोरियल 9 और इनटू में फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब इनटू में फैक्टोरियल 8, यहाँ से हम 8 बाहर निकाल लें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 7 अगर हमें ऊपर मिल जाएगा तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 8 बाहर निकाल लिया और अंदर बचा फैक्टोरियल 7 डिवाइड ये फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 मतलब 1। ये हमें मिल गया 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गए। उसी तरह से यहाँ पर फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा 10 और 8, 10 इंटू 8 80। तो इस तरह से भी आंसर 80 ही आएगा। इससे अच्छा शॉर्ट में हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं 10C3 वाला, कि ऊपर वाले नंबर को जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उतने बार हम खोलेंगे और नीचे हम r को मतलब 3 को पूरा 1 तक खोल देंगे और सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड 8 की पावर 0 और होल ब्रैकेट की पावर है 1/2। इसके लिए हमें बॉडमास फॉलो करना पड़ेगा। BODMAS, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर 64 की पावर 2/3 है तो 64 की जगह पर हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 मतलब 64 ही होता है, तो इस 64 की जगह पर हम 4 की पावर 3 लिख रहे हैं। 4 की पावर 3 और इसके ऊपर भी पावर थी 2/3, फिर इनटू 2 की पावर -2 डिवाइड में 8 की पावर 0 और होल ब्रैकेट की पावर लगी हुई है 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर भी पावर लगी हो तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a की पावर m है और इसकी भी पावर लगी हुई है n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। 4 की पावर 3 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 में, फिर इंटू 2 की पावर -2 और डिवाइड में यहाँ पर 8 की पावर 0 लिखा हुआ है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो इस 8 की पावर 0 की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं डिवाइड 1 और होल पावर है 1। यहाँ पर अगर हम डिवाइड 1 करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इस डिवाइड 1 वाले पार्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 का डिवाइड करते हैं तो उतना ही आता है। ये हो जाएगी इसकी पावर 1/2। यहाँ से 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर -2 होल में 1/2। अब यहाँ पर देखें तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर हम आधार समान कर लें तो इसकी पावर्स को हम जोड़ सकते हैं, बेस हम सेम कर लें। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2
तो यहाँ पर इस 4 की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 की पावर 2, और इसकी भी पावर, ये 2 तो पहले से ही लगी हुई थी, तो इसके ऊपर भी ये 2 पावर लग जाएगी इनटू 2 की पावर -2। इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू ये 2 की पावर -2। अब यहाँ पर हम देखें तो आधार या बेस सेम हो गए हैं, तो जब भी कभी आधार या बेस समान होते हैं तो उनकी पावर्स को हम जोड़ देते हैं। जैसे ए कोई नंबर है, इसकी पावर है m और इनटू में ही इसकी पावर लगी हुई है n, तो जब आधार समान या बेस सेम हो तो ये नंबर, इनकी पावर जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा m प्लस n। उसी तरह से यहाँ पर 2 और 2 है, तो 4 और 2 को हम जोड़ देंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस -2 है ये, तो 4 प्लस -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो हो गया 4 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हमने सॉल्व कर ली पावर को प्लस करके, तो 2 की पावर 2, और ये होल पावर 1/2 भी थी। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर लग रही है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा अकेला, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब 2। ये हो गया आंसर 2, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है 100 की पावर 1/2 इंटू, ये 100 है, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस 100 की जगह पर हम लिख रहे हैं 10 की पावर 2 और इसकी होल पावर लगी हुई है 1/2। इसके बाद इंटू 0.001, 0.001, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड में, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं 1 के बाद, तो 1, 2 और 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 0.001 की जगह पर 1/10 की पावर 3 लिख रहे हैं। 1/10 की पावर 3 और इसकी पावर लगी हुई है 1/3, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी 1/3, फिर माइनस 0.0016, सेम इसी तरह से हम 0.0016, इसकी जगह पर हम 16 डिवाइड में, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको भी हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 16 डिवाइड में 10 की पावर 4, या फिर इस 16 को भी हम 4 की पावर में बना सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 की जगह पर हमने 2 की पावर 4 लिखा, और इसको हम एक साथ 4 पावर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/10, और इस पूरे की पावर लग जाएगी 4, क्योंकि दोनों की पावर 4 है इसलिए हमने एक साथ लगा दी। तो हम इसकी जगह पर 0.0016 की जगह पर लिख रहे हैं 2/10 की पावर 4, यह आ जाएगा 2/10 और इसकी पावर 4, और यहाँ पर पहले से भी एक पावर लगी हुई थी 1/4, तो हम एक और ब्रैकेट लगाकर 1/4 लिख सकते हैं। फिर इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 है या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट मिलता है हमें 1, तो इस 3 की पावर 0 की जगह पर हम 1 लिख दें डायरेक्ट, इंटू में 1, फिर प्लस, यहाँ पर 5/4 की पावर -1 लिखा हुआ है। अगर हमें इस -1 को +1 में चेंज करना है तो हम इस a और b, मान लो कोई एक नंबर है a और b और इनकी पावर है कुछ भी है, जैसे मान लो m है, इसकी पावर अगर m है तो अगर हम इन दोनों नंबर को पलट देते हैं, a/b की जगह पर b/a लिख देते हैं, तो इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यही चीज यहाँ पर है, पावर है नेगेटिव -1, तो अगर हमें इसको +1 में चेंज करना है तो 5/4 की जगह पर 4/5 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 4/5 और इसकी पावर लग जाएगी 1।
तो 1 तो उतना ही आता है, 4/5 ही आएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम 10 की पावर 2 और इसकी भी पावर 1/2 है। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो हम 2 × 1/2 कर देंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, बचेगा केवल 1। तो यहाँ पर हमें 10 की पावर 1 मिल जाएगा। 10 की पावर 1 मतलब 10 इंटू, सेम इसी तरह से यहाँ पर 1/10 की पावर 3 है। पावर के ऊपर पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 के ऊपर हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही आता है, और 10 की पावर 3 पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इसकी पावर 3, और ये पहले से जो लगी हुई थी 1/3 ये हो जाएगी, दूसरे ब्रैकेट में लिख दें 1/3। अब कह सकते हैं कि पावर के ऊपर एक और पावर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1। क्या मिलेगा यहाँ से? 1/10। 1/10 की पावर 1 मिलेगा, मतलब 1/10 ही मिलेगा। माइनस यहाँ पर 2/10 इसकी पावर 4 है और इसकी भी पावर 1/4 है। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1। तो यहाँ से केवल 1 मिलेगा हमें। 2 की पावर 10 और इसकी पावर इस पूरे की जगह पर 1 मिलेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 10 1 मतलब सेम यही मिलेगा। अब इंटू 1 और प्लस 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड। अब डिवाइड का साइन यहाँ पर कोई सा नहीं है, डिवाइड के बाद आता है m, और m का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन ये है। तो 10 × 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ बचा इतने की जगह पर बचा 1। अब माइनस है, माइनस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई इंटू को सॉल्व कर रहे हैं। इस 2 को कैंसिल करेंगे, 5 बार कैंसिल हो जाएगा 10। 1/5 और इंटू 1, तो 1/5 इंटू 1 1/5 ही मिलेगा। तो 1/5 ये 1 था, ये माइनस का साइन सेम आ गया। 2/10 की जगह 1/5 इंटू 1, तो ये 1/5 मिल गया। अब प्लस का साइन, इसके बाद 4/5। अब करेंगे प्लस माइनस। इसे हम बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले मल्टीप्लाई की जगह पर पहले हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा। पहले इंटू करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5। 5 का 1 में डिवाइड 5, और 5 × 1 5, माइनस 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 × 1 1, माइनस फिर ये प्लस 5 का 5 में डिवाइड 1, 1 × 4 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचा, 4 और 4 8, ये हो जाएगा 8/5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 3 बचा, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 5 6 जा 30। तो ये आ जाएगा आंसर 1.6, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष में इतने रुपए इतने हो जाएंगे 10% की रेट से। कंपाउंडेड दिया है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। कितने टाइम में हो जाएंगे, यहाँ पर हमें टाइम बताना है। पहले 1800 रुपए थे, मतलब ये प्रिंसिपल या मूलधन हो जाएगा 1800 रुपए, जो कि बाद में अमाउंट हो रहा है 10% की रेट से। बाद में कितने हो जाएंगे 2178, और रेट है 10%। 10% में हम 100 का डिवाइड करेंगे तो हमें 1/10 मिल जाएगा। इसका मतलब इतने पर 1 का इंटरेस्ट। या फिर यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देखें तो 1800 में इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 6 जा 18 0 0, और 2178 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार 21 हुआ, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। इसके बाद ये 6 से और डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 100 आ गया। अब इसको हम 6 से फिर से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 1 बार। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें रेशो मिल गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों को किसी भी नंबर की पावर लगा के लिख सकते हैं, या तो 2 लगा दें या 3 लगा दें, उतना ही टाइम लगेगा इतने से इतने में जाने में।
तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और 121 को हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 10 से 11 तक जाने में, 11 होने में टाइम लगा होगा 2 ईयर्स का, 2 साल का। तो आंसर हो जाएगा 2, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रेट 10% दी गई है, ये है प्रिंसिपल या मूलधन, और बाद में इतने रुपए हो रहे हैं, ये हो गया अमाउंट। फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल या मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर मतलब रेट या दर, और इसकी पावर में होता है टाइम। तो यहां पर ये p इसके मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको a के डिवाइड में ला सकते हैं। तो ये आ जाएगा a के डिवाइड में p। अब यहां पर हम वैल्यू रखें, बाद में अमाउंट कितना हो रहा है 2178, 2178, और पहले था प्रिंसिपल कितना 1800 इक्वल टू 1 प्लस रेट है 10 डिवाइड 100, और टाइम हमें फाइंड करना है, तो उसकी जगह पर हमने t लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल, 1/10 हुआ, और इसको हम कैंसिल कर लेंगे। इसको हमने 3 से किया था, 3 7 21, 2 बार और 6 बार 18, और 18 जाएगा 6 से 100, फिर 6 से किया था 1 बार, 2 बार 12 और 1/6। तो यहां से हमें मिल गया 121 डिवाइड 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10, और इसकी पावर लगी थी टाइम। 1 प्लस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा, और यहां पर 1 मानकर सॉल्व करेंगे तो 10 में 1 का डिवाइड 10, और 10 इंटू 1 10, प्लस 10 में 10 का डिवाइड 1, 1 इंटू 1 1, 10 प्लस 1 11, 11/10 हमें मिला। तो इसकी जगह पर हम 11/10 लिख दें, 11/10। अब इसकी पावर लगी है t, तो यहां पर हमें ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो दोनों तरफ अगर हम आधार या बेस समान कर लें तो इनकी पावर या घात भी समान हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर 11/10 है, तो यहाँ पर भी 11/10 की पावर में हम कुछ लिख सकते हैं। ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो इस 121 की जगह पर हम 11 या 11 का स्क्वायर, और डिवाइड में 100 की जगह पर हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 11/10 इसकी पावर t। यहाँ पर 11 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर 2 ही है। 11/10 की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर सेम टू सेम 11/10 की पावर t। अब यहाँ पर आधार या बेस समान है, तो आधार या बेस जब सेम होते हैं तो इनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो t इसकी जगह पर भी हम 2 लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू या टाइम इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 ईयर्स। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, जो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या गति से जा रही है। तो वह एक ब्रिज को 200 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर लेगी, पार कर लेगी कितने टाइम में? टाइम बताना है। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन की स्पीड या चाल दी गई है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 इक्वल टू, यहाँ पर हम डिस्टेंस या दूरी की जगह पर दो चीजें लिखते हैं, एक ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई भी। तो ट्रेन की लंबाई है 300 और वह किसको पार कर रही है? ब्रिज को पार कर रही है। ब्रिज की लंबाई है 200 मीटर और मीटर में ही है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम लगेगा पार करने में? टाइम की जगह हमने t लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। 25 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 का t में और 1 का इस पूरे में। 300 और 200 500 हो जाएंगे, और इंटू 1 तो 500 ही आएगा, इक्वल टू 25 इंटू t। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई में है, 500 के डिवाइड में ला सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट कैंसिल कर दें 25 से।
2 बार और 0। टाइम आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लगेंगे ब्रिज को पार करने में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, दो नंबर्स है, इनका रेशो दिया गया है 10:7 और इन दोनों का अंतर दिया गया है 105। तो इन दोनों का अंतर हम देखें तो 10 - 7 3 इक्वल टू, जो अंतर दिया है उसके बराबर लिख सकते हैं हम, तो 3 इक्वल टू 105। यहां से 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 = 9 और 5 बार 15, तो 1 इक्वल टू मिल गया 35। अब क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का सम, इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो योग करने के लिए इन दोनों को प्लस करें, 10 + 7 17 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 35 है, 17 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें दोनों तरफ 17 और 17 का मल्टीप्लाई करके। तो यहां से 17 इक्वल टू मिल जाएगा 17 5 85 की 5 8 बचे 51 और 8 59 595, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, दो वर्ग का परिमाप दिया गया है 40 और 32। तो एक थर्ड स्क्वायर, एक तीसरे वर्ग का पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा जिसका एरिया या क्षेत्रफल इन दोनों स्क्वायर के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो यहां पर सबसे पहले हम दो वर्ग या दो स्क्वायर बना लेते हैं। ये पहला, दूसरा और इसके बाद हम एक तीसरा वर्ग बनाएंगे। इसका हमें पेरीमीटर या परिमाप बताना है। ये थोड़ा अलग हो गया, वर्ग लग नहीं रहा है लेकिन मान लेना। यहां पर परिमाप दिए गए हैं, इसका है 40 और इसका 32। स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप दिया गया हो तो हम उसकी साइड या भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड, जो भी उसकी भुजा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हमें भुजा या साइड ही निकालनी है, तो इस 4 को हम इसके डिवाइड में ले आए, परिमाप में डिवाइड कर देंगे 4 का, तो हमें साइड या भुजा मिल जाएगी। पेरीमीटर में 4 का डिवाइड करेंगे तो साइड मिल जाएगी, या परिमाप में 4 का भाग देंगे तो हमें भुजा मिल जाएगी। इसका परिमाप या पेरीमीटर है 40, 40 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, ये मिल गई इसकी साइड या भुजा 10। और चारों साइड या चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग के अंदर, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब दूसरे वाले स्क्वायर में या दूसरे वाले वर्ग में पेरीमीटर या परिमाप में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 32 में डिवाइड करेंगे 4 का, 4 8 जा 32, तो 8 साइड आ गई या 8 भुजा आ गई, चारों 8 8 हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्ड वाला स्क्वायर है, तीसरा वर्ग, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के या एरिया के अंतर के बराबर है। तो उसके लिए हमें इन दोनों का एरिया या क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर का या वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं हम, जो भी साइड या भुजा दी गई है उसका हम स्क्वायर कर दें। तो पहले वाले वर्ग के लिए, पहले वाले स्क्वायर के लिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। साइड या भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दें हम, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसका क्षेत्रफल या एरिया मिल गया 100, ये हो गया 100 एरिया। इसी तरह से इसका निकालेंगे हम, साइड का स्क्वायर करेंगे, साइड कितनी है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो सेकंड वाले का एरिया हमें मिल गया 64, क्षेत्रफल इसका आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालना है तो इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो 100 में से 64 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 6, 9 में 6 3, 36, 36 मिला अंतर, और वही अंतर इस थर्ड वाले स्क्वायर या थर्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल है, तो ये हो गया 36। लेकिन क्वेश्चन में इस वाले का परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें साइड या फिर एक भुजा पता होनी चाहिए। तो यहां से हम क्षेत्रफल से निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है किसी भी साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। थर्ड वाले के लिए देख रहे हैं हम, यहां पर क्षेत्रफल या एरिया हमें पता है, एक ही जगह पर हम 36 लिखेंगे और साइड हमें निकालनी है तो ए स्क्वायर। अब यहां पर a की पावर 2 है, इस पावर को हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 36 की पावर 1/2 इक्वल टू a। किसी की भी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब होता है कि वो स्क्वायर रूट है।
वर्गमूल है। तो इस 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू a, और 36 किसका होता है? 6 का, इक्वल टू a। तो थर्ड वाले की हमें साइड या भुजा मिल गई 6। अब हम इसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू जो भी एक साइड या भुजा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चारों साइड्स को प्लस कर दो, एक ही बात है। तो 4 इंटू साइड कितनी आ गई? 6, 4 इंटू 6 24। तो परिमाप या पेरीमीटर हमें मिल गया थर्ड वाले का 24। आंसर हो जाएगा 24, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया है, सम दिया गया है 147। तो मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर हमें बताना है। यहां पर बोला है ऑड नेचुरल नंबर्स, विषम प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, जितने भी नंबर्स होते हैं 3, 4, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब विषम प्राकृत संख्याएं या ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पर 1 से स्टार्ट करके 1 छोड़कर हम लिखेंगे 1, 3, 3 के बाद 4 आता है, 4 को छोड़ देंगे 5, फिर 6 को छोड़ेंगे 7, इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब सम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? या इवन नेचुरल नंबर्स या सम प्राकृत संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, फिर 1 को छोड़ते हुए हम लिखते हैं 4, 5 को छोड़ा 6, 7 को छोड़ा 8, इसी तरह से। और यहां पर बोला है ऑड, मतलब विषम प्राकृत संख्याएं, मतलब इनमें, तो हमें एक एक नंबर छोड़कर लिखना है। कोई भी 3 विषम प्राकृत संख्याएं लेनी है, तो हम मान लेते हैं कि एक प्राकृत संख्या है x, कोई भी हो गई ये विषम प्राकृत संख्या या ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद अगली विषम क्या हो जाएगी? हमें 2 जोड़ना है। 1 के बाद हमने +2 किया तभी 3 मिला, फिर +2 किया तो 5 मिला, तो हम x में +2 करेंगे, तो हमें ये अगली संख्या मिल गई विषम। और इसी तरह से अगली विषम संख्या या अगली ऑड नंबर हमें कैसे मिलेगी? इसमें फिर से 2 प्लस कर देंगे, तो x +2 में +2 और कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x +4। ये हो गए 3 नंबर x +2 और x +4। और इन्हीं तीनों का सम, इन्हीं तीनों का योग दिया गया है, मतलब इन तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। इक्वल टू करेंगे तो कितना मिलेगा? 147। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे तो x और x 3 बार है, तो 3x प्लस 2 और 4 6 हो जाएंगे, इक्वल टू 147। 6 प्लस का है, उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1, 4 और 1, और इक्वल टू में यहां बचा था 3x। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो 141 के डिवाइड में चला जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, 2 बचे, 3 7 = 21, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 47। और क्वेश्चन में पूछा है बीच वाला नंबर, तो बीच वाला नंबर कौन सा था? x +2, तो x +2 में हम x की वैल्यू रख देंगे। x कितना निकला था? 47 और +2, 47 + 2 = 49, तो ये हो जाएगा बीच वाला नंबर 49, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स। 10 नंबर्स का एवरेज या औसत निकालते टाइम एक स्टूडेंट ने गलती से 64 की जगह पर 46 लिख दिया। बाय मिस्टेक रोट 64 लिख दिया है 46 की जगह पर, लेकिन गलती से उसने 64 लिख दिया, जिससे उसे औसत या एवरेज 50 मिला। तो हमें करेक्ट एवरेज या सही औसत बताना है। अब यहां पर पहले हम सम निकाल लेंगे या फिर योग निकालेंगे। एवरेज या औसत कितना आया उसका? 50, और कुल संख्या कितनी थी? 10। तो जब भी कभी हम एवरेज में या औसत में कुल संख्या का या टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें उन सभी नंबर्स का सम या योग मिल जाता है, सम या योग।
उसी तरह से यहाँ पर हमने एवरेज में या औसत में कुल संख्या 10 थी, मल्टीप्लाई किया तो उन सभी 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 50 × 10 500। अब इस योग में या फिर इस सम में एक गलती है कि एक नंबर जिसको 46 लिखना था उसकी जगह पर 64 लिख दिया है। मतलब 64 गलत है, तो हमें 64 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या, 64 को हम माइनस कर दें और हमें लाना क्या है? 46 लेकर आना है, तो 46 हमें प्लस करने पड़ेंगे। या फिर शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते हैं, 64 लिख दिया है मतलब ज्यादा लिख दिया है, और लिखने कितने थे? 46, तो कितना ज्यादा लिख दिया? इन दोनों का अंतर 46 और 64 का अंतर कितना होगा? 14 में से 8, 5 में से तो 1, 5 में से 4 1, 18 का अंतर है, मतलब 18 ज्यादा लिख दिए हैं। इसका मतलब हमें 18 माइनस करना पड़ेगा, तो 500 में से हम 18 माइनस कर देंगे। ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो फिर ऐसे तो देख ही सकते हैं कि जो गलत लिखा गया है उसको हम माइनस कर देंगे और जो सही संख्या हमें लिखनी थी उसको प्लस कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 14 में से 6 8, 5 में से 4 1, और माइनस बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है तो माइनस तो लगेगा ही, -18। 500 में से 18 माइनस कर दो, 10 में से 8 2, 9 में से 1 8, और ये बचा 4 482। अब जो सही योग आया है वो है 482, लेकिन हमें इसका औसत निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट एवरेज या सही औसत ज्ञात करें। तो औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं? योग में कुल संख्या का भाग दे दें, तो कुल संख्या कितनी है? 10, और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट ऊपर आ जाएगा, 48.2। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। इसके आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।